बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, स्वागत तो हमेशा बनल रही काले कि रौ और हरामन का जो प्यार है वो बरकरार रह के चाहिए, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन, जानकारी तो आज बहुत सुंदर है, लेकिन जानकारी लेकर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना खरीफ फसलों के लिए करता है सहयोग। समय पर कराएं सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को खरीफ फसलों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत वैसे किसान जिनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, वैसे किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। ये राशि सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ केवल खरीफ फसलों के लिए ही देने का प्रावधान है। आने वाला समय बरसात का है। इस समय सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगने की संभावना रहती है। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज सबसे पहले हम लेंगे चावल। लखीभोग चावल का प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। गेहूँ का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। फिर दाल में हम लेंगे गरम दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 7,500 रुपये। फिर आते हैं तेल की तरफ। सरसों तेल का प्रति क्विंटल दर है 12,900 रुपये। आखिरी में हम लेंगे चीनी को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।
देखो कृषि समाचार में रौरे मन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी जो है नवा नवा जानकारी मिले। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषाएं। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी को। आज का जो जानकारी है ये भी किसान भाई बहन ले बहुत सुंदर है, इके जानना हर किसान भाई बहन के जरूरी है नहीं। तो चलो किसान भाई बहन मन, आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है, ये जानकारी और उनको दिवा थी कि रोग एवं कीट अवरोधी किस्मों के लगाने से किसानों को लाभ है नहीं, इके जानना जरूरी है। तो इके अगर जानना है तो चलो हम रौरो मन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवाई देवे थी। खेती किसानी तभी ज़्यादा मुनाफादायक साबित हो सकती है जब आप अच्छे तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक पहलुओं का ख्याल रखें। जानकार कहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोने से बीज दर कम हो जाती है, बेहतर अंकुरन होता है, यानी 70% तक ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं। अधिक एक रूपता आती है, कम दोबारा रोपने वाली स्थिति नहीं होती है और जोरदार शुरुआती वृद्धि होती है, जो कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोध को बढ़ाने और खरपतवार को कम करने में मदद करती है और इस वजह से 5 से 20% तक अधिक उत्पादन हो सकता है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। आज हम तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में उपस्थित हैं। आज हम रोग एवं कीट अवरोधी किस्मों के चुनाव के बारे में और उसे किस तरह से उपयोग किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। सर, सबसे पहले फसल है तो जाहिर सी बात है उसमें रोग भी लगेगा, साथ ही साथ उसमें कीट भी लगेगा, उसकी रोकथाम बहुत ही आवश्यक है। अगर रोग एवं कीट अवरोधी किस्मों की बात की जाए तो रोग एवं कीट अवरोधी किस्म क्या है और इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और जैसा कि अभी प्रश्न पूछा गया है, रोग एवं कीट की समस्या से हमारे यहाँ पे सभी फसलें प्रभावित होती हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 25 से 35% तक प्रति वर्ष हमारे देश की जो भी फसलें हैं उनसे जो भी उत्पाद मिलते हैं उससे 30 से 35% तक नुकसान हमें रोग, कीट और खरपतवारों के द्वारा होता है। तो इनका रोकथाम बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे केमिकल उपयोग में लाते हैं और उन केमिकलों का
दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, हमारी मृदा पर भी होता है। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी किस्में रोगों के प्रति अवरोधी, कीट के प्रति अवरोधी, बहुत सारे मतलब आपके जो वातावरण से प्रभावित करने वाले कारक हैं जिनसे पौधों के हमारा जीवन प्रभावित होता है, जैसे कि सूखा हो जाता है, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा पानी हो या कम पानी हो तो पौधों का जीवन चक्र रुक जाता है। तो इस तरह के भी अवरोधी किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई हैं और वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अवरोधी किस्में क्या होती हैं। अवरोधी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी व्यक्तियों में, पेड़ पौधों में या जितने भी जीव जंतु हैं सभी में प्रकृति ने एक अवरोध, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान की है। तो उसी क्षमता को जानकर हम अगर उस किस्म के अंदर जो कि ये सभी क्षमताएं जीन से गवर्न होती हैं, सभी के शरीर में जो भी हम लोग लक्षण देखते हैं वो सभी जीन से गवर्न होने वाले होते हैं, चाहे वो फिर प्रतिरोधक क्षमता हो या किसी का कोई भी क्वालिटी का लक्षण हो या किसी का जैसे कि अगर पौधे की बात करें तो उत्पादन क्षमता, वो सभी जीन से कंट्रोल होते हैं। तो अवरोध उत्पन्न करने वाले जीन को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, ढूंढने के बाद उसे हम किसी भी प्रजाति में इनबिल्ट कर सकते हैं या उसमें उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। उससे हमें जो किस्म मिलती है वो किसी एक बीमारी के लिए या किसी कीट के लिए जिसको भी हम एक टारगेट लेके चलते हैं उसके प्रति हम लोग उसमें एक अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता विकसित करते हैं और वो उस बीमारी के लिए और कीट के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। तो सर ये जानना चाहेंगे, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो ये किन किन फसलों के लिए उपयोगी है, किन किन फसलों में ये रोग और कीट जो अवरोधी किस्म है उसका उपयोग किया जा सकता है, किन फसलों में? हाँ देखिए, जो भी हमारे किसान भाई फसल उगाते हैं लगभग सभी फसलों में उस तरह की किस्मों को विकसित किया जा चुका है। वो जो उसकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण अगर बीमारी है या कोई महत्वपूर्ण कीट किसी फसल का है तो उसके प्रति अवरोधी तरह की किस्मों को उत्पादित किया गया है और वो हमारे किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध भी है। जैसे मैं एक बहुत ही काफ़ी जानकार कहते हैं कि बीज का चयन करें ये सोचकर कि बीज ना केवल अच्छी उपज दे बल्कि बीज में रोग ना हो, यानी कि फसल में रोग ना हो तो बीज रोग रोधी हो, साथ ही उसमें कीट कम से कम लगे या ना लगे तो और बेहतर है। सभी लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं एक बीटी के नाम से कॉटन मतलब कपास में हमने बीटी कपास बनाया हुआ है और वो एक पिंक वॉर्म उसका जो एक कीट होता है वो उसके बोल जो मतलब जिसमें आपको कॉटन मिलता है उसी के अंदर पैदा होता है। तो उसे बाहर से स्प्रे करने से भी मारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम किसी केमिकल का भी उपयोग करते हैं तो नहीं मरता है। तो उसके लिए जो बीटी कॉटन मतलब एक ट्रांसजेनिक किस्म जो बनाई गई, उससे क्या हुआ कि उसके अंदर ही वो कीट पनप नहीं पाता है, उसे खाएगा और वो मर जाएगा। उसकी वो अवरोध करने की जो क्षमता है वो उसकी बहुत अच्छी है और लगभग 90% क्षेत्र में हमारा जो कपास इस समय पैदा किया जाता है उसकी बीटी कॉटन की किस्मों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे धान की किस्मों में, हमारे सब्जियों की किस्मों में भी हम लोगों ने रोग के लिए प्रतिरोध वाली किस्मों को विकसित किया है और साथ के साथ कीटों का भी विकसित अवरोध करने वाली या प्रतिरोध करने की क्षमता करने वाली किस्मों को हम लोगों ने विकसित किया है। अगर देखिए किसान अगर पहले से प्रिकॉशन ले तो जाहिर सी बात है उसके हम ये जानना चाहेंगे कि उसके उत्पादन और गुणवत्ता में कितना प्रभाव पड़ता है जी, अगर पहले से हम प्रिकॉशन ले तो। बिल्कुल, हम लोग हमेशा किसान भाइयों को भी बताते हैं कि जब हम लोग बीज बुआई करते हैं तो बीज को संशोधित करके करना चाहिए पहले, ताकि हमें रोग और व्याधियों से छुटकारा मिल जाए। कुछ हद तक उससे हम लोगों को छुटकारा मिलता भी है, लेकिन अगर हम अवरोधी किस्मों का उपयोग करते हैं तो उसमें वो बीमारी लग ही नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर उसके अवरोध करने की क्षमता है।
और अगर हमारे पास इस तरह की कोई क्षमता रखने वाली किस्म होती है तो हमें उसमें किसी भी रसायन का या किसी भी कंट्रोल का करने की ज़रूरत बाद में नहीं रहती है और वो बीमारी वहाँ पर दिखाई ही नहीं देती है। अवरोधी किस्मों में भी दो तरह की किस्में आप देख सकते हैं। एक ऐसी किस्म जिसमें पूरी तरह से अवरोध पैदा करने की क्षमता है, या वो किसी भी बीमारी के कारक को या किसी भी कीट को पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न कर देती हैं, वो वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, मतलब वो उसे पसंद ही नहीं करेगा या वो वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है सहनशील वाली प्रजातियाँ। वो प्रजातियाँ उन्हें सहनशील करती हैं, बीमारी को आने देती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके उत्पादन पे कोई कमी नहीं होती है और उसमें भी हमें किसी केमिकल को डालने के लिए या उसमें किसी रोग और कीट को रोकने के लिए दूसरे रसायन की ज़रूरत नहीं रहती है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? एक तो हमारी मृदा स्वस्थ बनी रहती है क्योंकि हमने उसमें किसी रसायन का यूज़ नहीं किया। दूसरा, हमारा जो उत्पाद होगा वो अच्छा रहेगा, उसमें हमें किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन यानी कि मतलब उसमें कोई केमिकल लगाया ही नहीं, तो कोई केमिकल होगा नहीं, तो हम जो कहते हैं कि जैविक तरह का हमें एक उत्पाद मिलेगा जिसके खाने से हमारे सभी जो भी लोग उसका यूज़ करेंगे उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान उन्हें नहीं होगा। तो ना मिट्टी को कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही हमारी सेहत पे और ना ही हमारी उपज पे कोई भी प्रभाव पड़ेगा अगर हम रोग रोधी किस्मों का चयन करते हैं। तो सर आपने बताया कि इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा जी। तो सबसे बड़ी बात है कि किसान कहाँ से उपलब्ध करे? जी, इससे फ़ायदा जैसे कि अभी आपने बताया किसानों को फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो रसायन ही नहीं लगाना है तो कुछ पैसे का बचत होगा। दूसरा, ये मिलेगा कहाँ से, मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी सरकारी एजेंसियां हैं जो बीज उत्पादन करती हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी बहुत आपका अलग अलग फसलों का बीज उत्पादन किया जाता है और वो वहाँ से बिक्री होता है। दूसरा, जो भी हमारे पास कंपनियाँ होती हैं वो भी अपने रैपर पे या अपने पैकिंग पर लिखती हैं कि ये किस किस्म के लिए अवरोधी तरह की किस्में होती हैं, तो वहाँ से हम लोग देख करके और जिस भी बीमारी के लिए हमें अवरोधी किस्म चाहिए हमें उसका बीज खरीदना चाहिए और उसी को, थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन ये आपको काफ़ी लाभदायक होता है, आपकी लागत में कमी करता है और आपके उत्पादन को बढ़ाता है। तो देखो कितने सुंदर जानकारी मिलक नहीं। तो चलिए अपन कार्यक्रम के और आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। अच्छा, दूसर जानकारी है यहू हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत जरूरी है ना। जरूरी सेल है तो चलो न भाई और उनके दिखाई देवा थी है ना कि मृदा एवं फसल के स्वास्थ्य हेतु एकीकरण पोषक तत्व कर प्रबंधन कर बारे में है नहीं जरूरी। तो अगर इके रौर मन के जानना है तो विशेषज्ञ साहब से मिलना तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो चलो रौरमन के हमरे का जो विशेषज्ञ साहब से उनका से मिलवाए देवा थी और जानकारी के दिवाए देवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय गोड्डा। हमारे साथ है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर निर्मला कुमारी। आइए इनसे जानते हैं मृदा एवं फसलों के स्वास्थ्य हेतु एकीकृत पोषक तत्व एवं प्रबंधन के बारे में विशेष जानकारी जानते हैं। बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट हमें हमेशा पौधों के लिए सोचना पड़ता है कि फार्मर कैसे अच्छा प्रोडक्शन कर सके या कैसे अच्छा उत्पादन कर सके जिससे हमारे देश और सब जगह पे अच्छा फसल मिल सके, जिसे खा के हम निरोग रह सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मृदा को स्वस्थ कैसे रखें। मृदा को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे पूरा करने के लिए हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली है क्या। एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है जोड़ना। किन चीज़ों को जोड़ना? ऐसे स्रोत को जोड़ना जिससे हम मृदा में बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? जितने भी पॉसिबल, जितने भी संभव स्रोत हैं वो सारे को यूज़ करना। तो ये रासायनिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, जो बायोलॉजिकल बोलते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा कुछ ऐसे खाद हो वो भी हो सकते हैं। मतलब जितने भी संभव है, इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपसे जैविक करें या रासायनिक करें। तो एकीकृत के लिए हम क्या क्या क्यों करते हैं? अगर सपोज़ करिए कि हमें ही अगर 3 टाइम का सिर्फ खाना मिले तो हम कितना अच्छा हमारा स्वास्थ्य रह सकता है। तो देखो आज भी उनके 2 जानकारी मिलक और वो बेस मिलक नहीं। अरे किसान भाई बहन मन से तो रौरे मन के हमेशा हम कहिला कि अगर रौटिन कोई जानकारी है या हमारे कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखू
पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।